नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247। पिछली क्लासेस में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और आपको बता दूं कि UPSSC PET का ये दहाड़ बैच है जिसके अंदर मेरा हर विद्यार्थी जो है वो टारगेट बना लिया है कि GS के पूरे सेक्शन को कंप्लीट करके ही हम लोग मानेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे पढ़े हुए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सैयद वंश के बारे में, लेकिन उसके पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आते हैं, बात करते हैं सैयद वंश की, यानी दिल्ली सल्तनत का जो चौथा वंश था वह था आपका सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत के अंदर हम लोगों ने 5 वंशों पर चर्चा की शुरुआत करी थी। पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश और चौथे पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं सैयद वंश। तो सैयद वंश की शुरुआत करने से पहले बात कर लिया जाए कि तुगलक वंश ख़त्म कैसे हुआ। तो तुगलक वंश के बारे में हमने बताया कि 1398 में जब तैमूर का आक्रमण हुआ और योग्य उत्तराधिकारी न मिलने के कारण तुगलकों की संख्या या तुगलकों का उत्तराधिकारी जो है वो अयोग्य थे और साथ में तैमूर का आक्रमण भी हो गया। नतीजा कि तुगलक वंश धीरे धीरे ख़त्म हो गया और 1398 में जब तैमूर जीतता है तो उसके बाद अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपता है भारत के प्रतिनिधित्व की, और पुत्र ने अपना प्रतिनिधि बनाया किसको, तो अपना प्रतिनिधि बनाया खिज्र खां को, और वही खिज्र खां संस्थापक बना सैयद वंश का। तो बात करते हैं सैयद वंश की। तो सैयद वंश की टाइमिंग मानी जाती है, काल माना जाता है 1414 से लेकर के 1451 तक। तैमूर के बाद या तुगलक के बारे में हमने कहा था कि तुगलक वंश जो था वह अंतिम तुर्क शासन था, यानी उसके बाद तुर्कों का लगभग सफाया हो गया भारत से। और यहाँ पर जो हम बात करते हैं सैयद वंश की, सैयद वंश पहला शिया वंश था, पहला शिया वंश था। और इसकी झलक भी आपको देखने को मिलेगी कि सैयद वंश में कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा खून खराबा देखने को नहीं मिलेगा। 4 शासकों से मिलकर के बना। कौन कौन थे तो जरा बात किया जाए। तो पहला नाम आता है खिज्र खां का, पहला नाम खिज्र खां। दूसरा नाम यानी खिज्र खां के मृत्यु के पश्चात जो दूसरा नाम आता है तो दूसरा नाम आता है मुबारक शाह, मुबारक शाह। तीसरा नाम आता है मुबारक शाह के बाद तीसरा जो नाम आता है वह आता है मोहम्मद शाह, और चौथा जो नाम आता है वह आता है अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह। ये 4 शासक हुए किसमें, तो यह 4 शासक हुए थे सैयद वंश में। खिज्र खां की टाइमिंग तो 1414 से लेकर के 1421 तक, जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसके पश्चात मुबारक शाह, उसी का पुत्र, 1421 से लेकर के 1434 तक। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1443 तक। और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से लेकर 1451 तक। यह समय सीमा या यह काल बांध दिया गया किसका, तो यह काल बांध दिया गया सैयद वंश का। कि सैयद वंश से सामान्य प्रश्न अगर बनेंगे तो सैयद वंश किसके बाद आया, तो तुगलकों के बाद आया। तैमूर के आक्रमण के पश्चात जब तैमूर का अधिकार हो गया पूरे भारतवर्ष के ऊपर तो सैयद वंश की शुरुआत मानी गई। उसके बाद सैयद वंश पहला शिया वंश था, या कह सकते हो कि एकमात्र शिया वंश था। उसके पश्चात अगर बात किया जाए तो सैयद वंश के शासकों की संख्या तो 4 शासक थे, जिसमें 4 नाम आए, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अंतिम अलाउद्दीन आलम शाह। यह 4 शासक हो गए किसमें, सैयद वंश में। उसके पश्चात अगर बात किया जाए तो अब एक एक शासकों पर अगर हम लोग चर्चा करें तो छोटा ही है, बहुत ज़्यादा सेशन लंबा नहीं होने वाला है। तो जो लोग भी वीडियो समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, समर्थन अपना देते रहिएगा। पेट में मैक्सिमम नंबर दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। पहले शासक पर आता हूं, सबसे पहले खिज्र खां। तो खिज्र खां की अगर बात किया जाए
तो खिज्र खां है कौन या खिज्र खां आया कहाँ से? तो दिमाग में रखिएगा कि जब तुगलकों की सत्ता कमज़ोर होने लगी और वहाँ पर तैमूर ने हरा भी दिया, तो तैमूर ने ये जिम्मेदारी सौंपी अपने पुत्र को, शाहरुख को। तैमूर के पुत्र का नाम क्या था? शाहरुख। तो खिज्र खां ने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहला तो इसका यही होगा कि यह संस्थापक था किसका? तो यह था सैयद वंश का संस्थापक। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि यह कैसे काम किया, तो इसने शाहरुख के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। शाहरुख के प्रतिनिधि के तौर पर, यानी कि शाहरुख ने इसको नियुक्त कर दिया कि आप ही शासन करेंगे यहाँ पर, तो शाहरुख के प्रतिनिधि के तौर पर काम किया। और शाहरुख को दिखाने के लिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। यह संतुष्ट रहा एक उपाधि से जिसको नाम दिया जाता है रैयते आला। यानी इसने अपने आप को उपाधि दी किसकी? तो रैयते आला की। कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी, क्योंकि यह दिखाना चाहता था, यह अपने आप को बताना चाहता था कि मैं सुल्तान नहीं हूँ, मैं तैमूर से मजबूत नहीं हूँ, मैं शाहरुख से मजबूत नहीं हूँ। और यह दिखावा करता रहा, रैयते आला की उपाधि से करता था सारा काम अपने मन का ही। लेकिन कभी भी शाहरुख को यानी तैमूर के बेटे को यह शंका नहीं होने दी कि वह कभी भी उसके ऊपर हावी हो रहा है, और इसीलिए अपने आप को उपाधि क्या दी? रैयते आला की। इसी वजह से यह कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दिया। और मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 1421 में इसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही यह मरता है, खिज्र खां की मृत्यु होती है 1421 में, तो जैसे ही यह मरता है इसके बाद इसका बेटा आता है, खिज्र खां का बेटा। खिज्र खां के बेटे की अगर बात किया जाए कौन, तो खिज्र खां का बेटा था मुबारक शाह। जस्ट अपोजिट, यानी अपने पिता का जस्ट उल्टा इसने शासन किया 1421 से लेकर के 1434 तक। 1421 से लेकर के 1434 तक इसने शासन किया। और मैंने पहले ही बता दिया कि मुबारक शाह जो था वह जस्ट अपोजिट था किसका? अपने पिता का। अब जैसे ही मृत्यु हुई तो यह गद्दी पर बैठा, यानी कि अगर इसका परिचय जाना जाए तो यह है कौन? तो इसको हम कह सकते हैं कि यह खिज्र खां का पुत्र था। दूसरा इसका परिचय कि पिता का जस्ट अपोजिट। तो पिता का जस्ट अपोजिट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसने जैसे ही गद्दी पर बैठा तो इसने सीधे कहा कि हम रैयते आला की उपाधि नहीं लेंगे। इसने अपने आप को उपाधि दी किसकी? तो सुल्तान की उपाधि प्रदान की। साथ में इसने अपने नाम का सिक्का चलवाया, अपने नाम का सिक्का चलवाया, और साथ में अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया। सिक्का भी चलवाया और साथ में अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, यानी कि यह अपने पिता का जस्ट अपोजिट निकला। पिता तो दिखावा करता रह गया कि हम शाहरुख के प्रतिनिधि हैं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को क्या किया कि सुल्तान की उपाधि प्रदान की, सिक्का चलवाया और साथ में खुतबा भी पढ़वाया। इसके बारे में एक चीज़ और आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, मुबारकाबाद शहर, मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की? तो यमुना नदी के किनारे दिल्ली और आगरा के बीच में इसने एक शहर की स्थापना की अपने ही नाम पर, जिसका नाम था मुबारकाबाद। तो मुबारकाबाद शहर की भी स्थापना किसने की? तो इसने मुबारक शाह ने की। और दूसरा एक नाम पूछता है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में इतिहासकार या किसके दरबार का विद्वान था? तो यह भी आप आंसर मारेंगे क्या? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबार में ही गद्दी पर बैठा था। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना है। अब इसके पश्चात जब आप देखोगे तो पहला नाम तो आया खिज्र खां का और दूसरा नाम आया मुबारक शाह का। तो खिज्र खां के बारे में फिर से एक बार रिवीजन मोड में आता हूँ
कि खिज्र खां कौन, तो सैयद वंश का संस्थापक, शाहरुख का प्रतिनिधि, रैयते आला की उपाधि से संतुष्ट रहा, कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं लिया, और 1421 में इसकी हो जाती है मृत्यु। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो आप पहला नाम लोगे किसका, तो सैयद वंश का। फिर उसके बाद गद्दी पर बैठा उसका पुत्र मुबारक शाह, 1421 से लेकर के 1434 तक शासन किया। यह खिज्र खां का पुत्र था, सुल्तान की उपाधि धारण किया, सिक्का चलवाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। और दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वाले लाइन को तो आप एकदम रट लो, क्योंकि ये हमेशा हिडन रहती है और किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ दी जाती तो मामला बिगड़ जाता है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में था, किसके दरबार में विद्वान था, या किसके दरबार का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। तो आपका आंसर होगा मुबारक शाह। और ये वाली लाइन भी आप याद रखिएगा कि मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने करी थी, तो मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी मुबारक शाह ने, जो बेटा था किसका, खिज्र खां का, जिसका शासन चला कब तक, तो 1421 से लेकर के 1434 तक। अब इसकी जब मृत्यु होती है, यानी कि तीसरे नंबर के शासक पर आता कि मुबारक शाह, शाह तो था नहीं, वास्तविक नाम मुबारक खां था, लेकिन जब सुल्तान बना तो अपने आप को सुल्तान और शाह की उपाधि से नवाजा। अब जब इसकी मृत्यु होती है 1434 में, तो गद्दी पर आता है कौन, तो गद्दी पर आता है मोहम्मद शाह। कौन आता है गद्दी पर, तो मोहम्मद शाह। इसकी टाइमिंग 1421 तक तो था कौन, 1421 से लेकर के 34 तक था कौन, तो मुबारक शाह। मुबारक शाह की टाइमिंग जब ख़त्म हुई तो 1434 से लेकर के 1443 तक गद्दी पर बैठा उसका गोद लिया हुआ बेटा, यानी दत्तक पुत्र मोहम्मद शाह। जरा देखना है कि मोहम्मद शाह कौन, तो कहा गया कि मोहम्मद शाह का मतलब कि मुबारक शाह का दत्तक पुत्र। कौन, मोहम्मद शाह मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था। लेकिन इसके बारे में कहा गया कि यह एक अयोग्य शासक था, यानी कि यह एक श्रेष्ठ या अच्छा उत्तराधिकारी नहीं माना गया, अयोग्य शासक था, साथ में कमजोर शासक था। यही कारण था कि इसके दरबार को चलाने का जो काम था, वह काम था उसके वजीर का। यानी कि मोहम्मद शाह के शासनकाल को वास्तव में किसने चलाया, तो उसके वजीर ने चलाया, जिसका नाम था सखरुल मुल्क। नाम था सखरुल मुल्क, जिससे प्रसन्न होकर के, सखरुल मुल्क से ही प्रसन्न होकर के इसको एक उपाधि प्रदान किया गया। और वो उपाधि क्या थी, तो वह उपाधि थी खान ए जहां। खान ए जहां। मुबारक शाह का दत्तक पुत्र कौन, तो मोहम्मद शाह, जिसका सैयद वंश में एक अयोग्य शासक या कमजोर शासक के तौर पर जाना गया। लेकिन इसके शासनकाल को संभालने की पूरी जिम्मेदारी किसकी थी, तो उसके वजीर की थी। जो आप देख रहे हो ये टाइमिंग कि 34 से लेकर के 43 तक लगभग 8-9 सालों तक शासन को लेकर के गया, तो ये कौन लेकर के गया, तो यह उसका वजीर था, जिसका नाम था सखरुल मुल्क। और उससे खुश होकर के उसको एक उपाधि दी किसने, मोहम्मद शाह ने। किस चीज़ की, तो खाने जहां की उपाधि दी। तो ये वाला पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वजीर सखरुल मुल्क किसके शासनकाल में था, तो सखरुल मुल्क मोहम्मद शाह के शासनकाल में था, जो मुबारक शाह का पुत्र था। और इसकी भी मृत्यु हो गई कब, तो इसकी मृत्यु भी हो गई 1443 में। सेम वही स्थिति कि जैसे मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था और उसने गोद लिया था मोहम्मद शाह को, वैसे ही मोहम्मद शाह का भी कोई पुत्र नहीं था, तो उसने भी गोद लिया किसको, तो उसने गोद लिया अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन को, अब इसको आप कह सकते हो अलाउद्दीन शाह, क्योंकि मोहम्मद शाह अलाउद्दीन शाह। लेकिन थोड़ा सा जाना जाए तो सबसे पहली चीज़ कि ये कौन है, तो ये हैं मोहम्मद शाह के दत्तक पुत्र। मोहम्मद शाह के दत्तक पुत्र हैं कौन, तो अलाउद्दीन शाह। यह भी बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक था। इसने क्या किया कि सबने तो शाह की उपाधि ली थी, लेकिन इसने अपने आप को आलम शाह की उपाधि से नवाजा। आलम शाह की उपाधि
प्रदान की। आलम शाह की उपाधि प्रदान की किसने? अलाउद्दीन शाह को, जो बेटा था किसका? मोहम्मद शाह का। तो इसने अपने आप को आलम शाह की उपाधि प्रदान की। और इसी को कहा जाता है कि यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। संस्थापक था खिज्र खां और यह थे सैयद वंश के अंतिम शासक। और पूरे दिल्ली सल्तनत को जब आप पढ़ोगे तो आपको बड़ा ही जान करके आश्चर्य होगा कि अलाउद्दीन आलम शाह जो था वह पहला ऐसा शासक था जिसने स्वेच्छा से गद्दी का त्याग कर दिया। यानी यह इतना परेशान हो गया था जिम्मेदारियों से कि इसने स्वेच्छा से गद्दी का त्याग कर दिया। और वहीं से निकल करके आता है लोदी वंश कि जैसे इसने गद्दी का त्याग किया, कब? तो इनकी टाइमिंग आपको पता होगी कि 1443 से लेकर के 1451 तक अलाउद्दीन शाह थे, अलाउद्दीन आलम शाह थे। जब इसने स्वेच्छा से गद्दी को त्यागा तो इसी अलाउद्दीन शाह का दामाद था बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी आकर के सत्ता पर काबिज हो जाता है। तो दिमाग में रखिएगा कि वहीं से लोदी वंश की परंपरा या लोदी वंश की शुरुआत मान ली जाती है। तो यही जो मेन सिस्टम था, यानी कि सैयद वंश से लोदी वंश में स्थानांतरण जो था, तो इन्होंने स्वेच्छा से जब गद्दी का त्याग कर दिया बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी लूटपाट के, तो बहलोल लोदी जो कि उसका स्वयं का दामाद था, अलाउद्दीन आलम शाह का दामाद था, वह स्वयं आता और सत्ता का अधिग्रहण कर लेता है और वहीं से लोदी वंश की शुरुआत होती है। तो यह मेन चीज़ें जो आपकी आवश्यक थी सैयद वंश में जानने के लिए, जहाँ से यूपी SSSC PET के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है, उन सारी चीज़ों को मैंने इस वीडियो में बड़े ही कम समय में आपके सामने ला करके रख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको वैसे ही पसंद आएगी जैसे बाकी पुरानी वीडियोज़ को आप प्रेम कर रहे हैं। तो हमारा साथ देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।